Hello everyone, I hope you are doing well. Today is 30th October 2024. Now let's start. तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट आया यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? पीएम ने रोल आउट किया हेल्थ कवर स्कीम। किसके लिए? फॉर दोज पीपल हु आर एज, जिनकी एज 70 या उससे ज़्यादा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। एंड जीएस टू में सोशल जस्टिस में, एंड जीएस 1 में सोसाइटी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। तो एक पहले एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है। इसी को एक्सपेंड किया गया है। ठीक है। हेल्थ कवर जो स्कीम है, ये अब सभी सीनियर सिटीजन जो कि 70, जिसकी एज होगी, या 70 या फिर उससे ज्यादा, इससे जो जो भी उनकी एज होगी, उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, ये इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, तो ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस क्यों की गई है? ये मतलब कि जो पुअर पीपल होते हैं, मतलब कि वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते, तो इस वजह से मिस्टर मोदी जी ने बोला है कि गवर्नमेंट है उनका जो कॉस्ट है हॉस्पिटलाइजेशन का, वो बियर करेगी। ठीक है। अ, तो अब क्या है, मतलब 5 लाख तक का जो कॉस्ट है वो बियर करती थी। अब इसका जो एक्सपेंशन कर दिया इस स्कीम का, तो हर एक मतलब जो भी ओल्ड पर्सन है, 70 साल या उससे ज्यादा है, वो फ्री ट्रीटमेंट उसको मिलेगा। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनेगा उसका अलग से। कौन सा कार्ड? आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। यू कैन राइट दिस एग्जांपल इन योर सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी। नाउ लेट्स प्रोसीड। पीएमएलए। ठीक है। पीएमएलए है वो एज ए टूल फॉर इनकैरिनेशन, मतलब ऐसे ही उसको यूज नहीं कर सकते कि किसी से हमें बदला लेना है या किसी का एक्सप्लॉयटेशन करना है। ये बात किसने बोली है? हाई कोर्ट ने बोली है। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये। ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती है गवर्नमेंट और ईडी। तो दो लोगों को इन्होंने क्या दे दिया? बेल दे दिया, तब हाई कोर्ट ने ये बात बोली। आगे चलते हैं, क्या आगे इंपॉर्टेंट आया है वो देख लेते हैं। आगे है आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक ही आया है, दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पिक्चर ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया। इंडिया में जो है वो इकोनॉमिक डिवाइड इतना क्यों हो रहा है? इकोनॉमिक डिवाइड, सोशल इनइक्वालिटी होती है जैसे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। ठीक है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है? ये अरुण कुमार ने लिखा है, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जेएनयू के, और ऑथर भी हैं, इंडिया इकोनॉमी ग्रेटेस्ट क्राइस एंड इम्पैक्ट कोरोना वायरस कोविड। ठीक है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी। उन्होंने बोला था कि मतलब परफॉर्मेंस इंडिया के जो स्टेट्स हैं 1960 से 2023-4 तक की। ठीक है। इनकम और पर कैपिटा इनकम उनकी देखी गई। उसमें सबसे ज्यादा जो इनकम थी वो महाराष्ट्र की मिली, महाराष्ट्र में भी मुंबई की मिली, जिसमें पर कैपिटा इनकम 150 ज्यादा है नेशनल एवरेज से, जबकि विदर्भ की क्या है? कम है। ठीक है। तो मुंबई रिच है तो कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है डायरेक्ट टैक्स में। सिटी की म्यूनसिपैलिटी भी काफी रिच है, बट इसमें काफी अनसिविलाइज और स्लम लोग भी हैं। रीजनल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुए हैं? बेटर परफॉर्मेंस है वेस्टर्न सदर्न रीजन की। ठीक है। वीक परफॉर्मेंस है ईस्टर्न स्टेट की। नदर्न जो स्टेट है उन्होंने मतलब कि कुछ स्टेट को छोड़ के बाकी सब में पुअरिटी है। ठीक है। काफी पुअर हैं। सिर्फ हरियाणा और दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए, ओवरऑल जो पिक्चर है वो ग्रोविंग डिवाइड है, दोनों में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारे फेडरल नेचर के लिए और डाइवर्स नेशन के लिए ठीक नहीं है। मतलब कि जो ग्रोविंग गैप है उसकी वजह से फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चनिंग खड़ी हो जाती है। रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अलग अलग स्टेट के, वो केरला में उन्होंने मीट की और उन्होंने कहा कि उनको अपना फेयर शेयर नहीं मिल रहा। जो सेंटर से फंड मिलता है स्टेट को, वो उनको उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। तो स्टेट ने क्या कहा है कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन पैसा उनको कम मिलता है। ठीक है। वहां कनक्लेव एक और हुई थी, कनक्लेव खुदा सक्सेसफुल टू प्रोटेस्ट इवोल्यूशन बाय द 11th फाइनेंस कमीशन। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है। तो 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले 15th फाइनेंस कमीशन था, जिसके एन के सिंह जी चेयरमैन थे। तो रिपोर्ट है, वो लिबरलाइजेशन को इम्पोर्टेंट फैक्टर मानती है सदर्न स्टेट में, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। बट
It does not go into the causes. It also point to the coastal area doing better, which include Odisha in the east. But it could be that poor performance some state is linked to the better performance of some other. अगर कुछ स्टेट अच्छा कर रहे हैं तो इस वजह से ही कुछ स्टेट बुरा कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आउटपुट। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही साइज इकोनॉमी का बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से आता है। दिस फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी डिसीजन वाइल द सेकंड इज डिटरमाइंड बाय प्रोबेबिलिटी कंसीडरेशन। तो गवर्नमेंट है मतलब बैकवर्ड एरिया में अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो मतलब कि और ज़्यादा वो एरिया के ग्रो होने के चांस है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब टैक्स ब्रेक होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कंसेशन रेट होंगे, इंडस्ट्री को छूट मिलेगी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर खुद भी डेवलप एरिया में जाना चाहता है सो दैट उसको मार्केट की वहाँ मतलब कि अर्बन जो ज़्यादा जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे सब फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, हरियाणा को इससे काफ़ी फायदा हुआ है क्योंकि वो दिल्ली से सटा हुआ है। कलकत्ता इसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ठीक है, और जो कोस्टल स्टेट है वो प्रेफर्ड क्यों है? क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए वहीं से एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए उनको फायदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल है, गवर्नेंस अगर स्टेट की अच्छी है, तो जो रिचर स्टेट है वो काफ़ी अच्छा मतलब कि फायदा करते हैं। बेटर गवर्नेंस की वजह से बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ आते हैं, इससे अवेलेबिलिटी बढ़ती है प्रोडक्टिव लेबर की। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 75% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, कब? NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जब हमने ठीक है लॉन्च की थी। ठीक है, अब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से ये सब हो रहा है। अगर मोर इन्वेस्टमेंट रिचर स्टेट में होगा तो उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। फाइनेंस सेक्टर जो गाइड करता है इन्वेस्टमेंट को वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर 1991। तो कंसिडरेबल मतलब हाउस सेविंग ज़्यादा बढ़ती है। तो जो डाइवर्टेड फ्रॉम हाई पुअर स्टेट टू द रिचर स्टेट गॉन ऑफ फॉर हायर, मतलब जो रिच स्टेट है वो और ज़्यादा रेट रीच होते रहते हैं, और जो पुअर स्टेट हैं वो और पुअर होते रहते हैं। पुअर जो स्टेट हैं उनके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्रोडक्टिविटी की कमी है, लो इनकम है। जिस वजह से जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा फेवर किसको करती है? वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को करती है। तो इस वजह से भी जो पुअर स्टेट है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो यानी कि नेशनल इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे जो स्टेट को ये दिखाने में कि कौन ज़्यादा आगे बढ़ेगा कौन नहीं। वेस्ट बंगाल और जो केरला है वो स्पेशल केस है। दोनों में क्या है मतलब कि स्ट्रॉन्ग लेफ्ट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में भी केरला में भी, बट प्राइवेट सेक्टर केरला में ज़्यादा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टेड लेस, लेकिन इन स्टेट में कम आता है प्राइवेट सेक्टर। जो बॉर्डर स्टेट है इंडिया के उनको लेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मिलता है स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से। ठीक है, तो इस ये भी एक रीजन है। अपोजिशन जो रूल स्टेट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक्यूज किया उनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करी। ठीक है, उनका जो स्लोगन है डबल इंजन की सरकार, वो उन्होंने इस आइडिया को कैप्चर किया है कि जो क्राइनिज्म है इंडिया में, इन्वेस्टमेंट उन्हीं स्टेट में आती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वाली सेम गवर्नमेंट है सेंटर में जो है वही। ठीक है, तो इससे इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है। तो ब्लैक इकोनॉमी इज प्रोपोर्शन, ये कीवर्ड है ब्लैक इकोनॉमी, वो प्रोपोर्शनली ज़्यादा है पोर स्टेट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ड्यू टू पॉलिसी फेलियर एंड वीक गवर्नेंस रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिस वजह से ये सब हो रहा है। इस वजह से एक थ्रेड क्या थ्रेड क्रिएट हो सकता है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, persistent differential in the economic performance of different states are threatening federalism। इस वजह से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है सब में या तो इक्वल आना चाहिए या फिर सबको बराबर का चांस मिलना चाहिए। तो इस वजह से जो सेंटर और स्टेट है उस पर एक्ट करने की जरूरत है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, करप्शन को कम करने की जरूरत है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है सोशल सेक्टर में। Poor state cannot be raised feet in the market driven economy. It requires a change in center strategy to favoring the organized। ठीक है, तो as demand rise in the state it would attract more private investment। तो इनको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कंस्टेट किया जाता है शॉर्टेज ऑफ डिमांड, उससे उसको भी फायदा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये पॉलिसी चेंज है तभी ये काम करेंगे, तो इससे फेडरलिज्म स्ट्रांग होगा और प्रिजर्व करेंगे नेशनल यूनिटी। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड था। यू कैन यूज दिस आर्टिकल इन GS3 इकोनॉमिक डिवाइड, GS3 एंड इकोनॉमी में, और आप सोशल जस्टिस में भी इसको यूज कर सकते हो, फेडरलिज्म में भी, GS2 में भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कोलेक्टिव एफर्ट टुवर्ड्स पीस इन म्यांमार। ठीक है,
आसियान आसियान कब बना था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस मनीला में। ठीक है, आसियान का एक चार्टर है आसियान। ठीक है, आसियान ये लेटर, ये जो आर्टिकल है ये हर्षवी पंत ने लिखा है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये स्कॉलर, जो कि पीएसआईआर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट। 44 जो समिट हुई 6 से लेके 11 में, वियंटा ने लाओस में, वियंटा ने किसकी कैपिटल है, लाओस, हाईलाइट किया रीजनल कंसर्न, जैसे म्यांमार में जो क्राइसिस हो रहा है, मिलिट्री कोप 2021 से हुआ था वहां पे, अब डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री का वहां पे रूल है। तो आसियान के जो 5 पॉइंट कंसेंसस थे, तो वो थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो जो सिविल वार है इज नॉट ओनली रिवेंजिंग म्यांमार को खराब ही नहीं कर रहा, बल्कि चैलेंज भी कर रहा है आसियान की जो क्रेडिबिलिटी है कि रीजनेबल हो, ये तुम्हें आसियान की वजह से पीस एंड स्टेबिलिटी होती भी है या नहीं। तो सिचुएशन है जो म्यांमार में, वो काफी मतलब कि सिविल वार में चला गया था। मिलिट्री जो है उसकी जुनता जिसको बोलते हैं, और जो रेजिस्टेंस ग्रुप है उनके बीच में अभी भी सिविल वार चल रही है, और एक पीपल डिफेंस फोर्स है। ठीक है, तो जुनता विच इज फोर्सिबली टू कंट्रोल आफ्टर टॉपलिंग द डेमोक्रेटिक इक्वलिटी में, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंक दिया गया है इसके द्वारा, और जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस, और वहाँ पे जुनता जो है मिलिट्री की जो गवर्नमेंट है उसको, उसने अपना क्या है अपना रूल वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद जो वहाँ पे एक एक तो इसके अलावा एक और है वहाँ पे। ठीक है, जो कई फ्रंट है वहाँ पे जो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो फेलियर है इस वजह से जो मतलब आसियान है, आसियान के चार्टर का क्या हो रहा है यहाँ पे वो इलेक्ट हो रहा है ये। तो आसियान आपको अपने अकॉर्डिंग काम कर नहीं रहा है कंसेंस बेस पे, तो इंटरफियर की पॉलिसी नहीं है। तो न्यू दिल्ली भी इसको कंसीडर कर रहा है कि इसकी ब्रॉडर एंगेजमेंट स्टेक होल्डर के साथ म्यांमार में, जिससे हेल्प होगी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी बनेंगे, और पीस एंड स्टेबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। इफेक्ट हो ये डिपेंड करता है कि कितना अंडर करंट है, मतलब कि कितने हम दोनों रेडी हैं। तो आसियान और इंडिया को किसकी नीड है, इंक्लूसिव और प्रैग्मेटिक गवर्नमेंट की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आगे चलते हैं क्या इंपॉर्टेंट आया है आज। इंडिया है वो डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी बनने के रिस्क पे है। इंडिया इंडिया वैसे भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में आया था, तो ये इशू क्या क्या है उसके नीचे ये सारे इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, बर्थ और जो डेथ रेट है, इसको ई मतलब कि हम GS3 में हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नेंस मतलब कि डिजिटलाइजेशन के लिए, डिजिटल गवर्नेंस के लिए GS2 में भी यूज कर सकते हैं। एलिफेंट की डेथ हो गई है, टाइगर रिजर्व, तो इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। उसके बाद मैथिली को क्लासिकल स्टेटस इसलिए नहीं मिला क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने उसको प्रपोजल के लिए भेजा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं कौन से शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, क्लासिकल नहीं सॉरी 14th लैंग्वेज है। उसके बाद 8 बाद में ऐड की गई, 22 लैंग्वेज है टोटल। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज अलग कैटेगरी का। ठीक है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 थी। उसके बाद नई जो लैंग्वेज आई उनको 5 कोर स्टेटस दिया गया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्टेट में फर्दर बढ़ रहा है। कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये लड़ाई चली रही है गाजा में, हमने मैप देखा ही था। तो ईरान में सब चल रहा है, तो जर्मनी ने अपने नुमाए को वापस बुला लिया। तो इस तरह से आज का हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस की, क्या क्या है थे कैसी पर्सपेक्टिव है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स गाइस।